इमेजिन करिए कि आप सुबह में सोकर उठ रहे हैं और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन को खोलना चाहो, लेकिन वो सब आपको ब्लॉक मिले। आपकी फैमिली दूसरे देशों में गई है काम करने के लिए, लेकिन अचानक से उनसे बात करना बंद हो जाता है क्योंकि सारी एप्लीकेशन बैन हो जाता है। एक तरफ आप बेरोजगार हो, करप्शन से परेशान हो और दूसरी तरफ आपकी आवाज को भी दबा दिया जाए, तो फिर आप क्या करोगे? और यही हुआ है नेपाल में। नेपाल में करप्शन और बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों ने सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करने लगे और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर को अपना कुर्सी छोड़ना भी पड़ा। लेकिन क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 25 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के सड़कों पे हजारों की संख्या में लोग उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल के एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा लोग जेनजी थे। जेनजी का मतलब कि जो 20 से 25 साल के जिसका उम्र रहता है उसे ही जेनजी कहा जाता है। कई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट यूनिफॉर्म में ही उतर आए सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरू में प्रोटेस्ट काफी ज्यादा पीसफुल था, लेकिन सिचुएशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को बुलेट्स फायर करना पड़ा। सरकार को ऐसा लगा कि बुलेट्स फायर होगी तो जनता डर जाएगी और प्रोटेस्ट रुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। प्रोटेस्ट और भी ज्यादा होने लगा। इस बुलेट फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये है कि उन मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती थी जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में था और उसके सर पे यहाँ पे गोली मार दी गई बिना किसी रीजन के। चलो एक टाइम के लिए मान भी लिया जाता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने बुलेट्स फायर करने लगे। भाई बुलेट्स फायर की जगह पे आप रबर बुलेट्स का भी तो यूज कर सकते थे ना। चलिए वो भी नहीं, आपको बुलेट्स फायर ही करना था, चलिए आप बुलेट्स फायर कर रहे थे, चलिए उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, यानी कि जो 400 लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, भाई उनको भी हॉस्पिटल में घुस कर उनको गोली मारने की कोशिश की जा रही थी। बताइए वो खुद अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है बिना किसी रीजन के, जबकि वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। They have crossed their limits. Your government, this government has failed. Please, people, everyone should know this. This is not only the movement of JNG. Now this is movement of every responsible Nepali citizen. एक बंदे के तो यहाँ पे छाती और यहाँ पे गाल पे गोली मारी गई, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे उसका इलाज हुआ और उसके बाद भी वो फिर लगा प्रोटेस्ट करने। लेकिन जिस बच्चे को यहाँ पे सर पे गोली लगी थी वो नहीं बच पाया था और उसकी मौत हो चुकी है। अब ये खबर इतना ज्यादा फैल गया कि काठमांडू के अलावा पोखरा, भरतपुर और भी दूसरे सिटीज में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन इन सारे प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन को रजिस्टर करना होगा। अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं तो उन्हें बैन कर दिया जाएगा और इनका डेडलाइन था 3 सितम्बर 2025 तक का। और इसमें ज्यादातर प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं किए और 26 प्लेटफॉर्म बैन कर दिया गया नेपाल के अंदर। प्रोटेस्टर का कहना था कि सरकार ने ये बैन इसलिए लगाया है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि उनकी सारी नेपोटिज्म और करप्शन का जो भी एक्सपोज हो रहा था वो सोशल मीडिया पर ही हो रहा था। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। नेपाल के लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा थी, यानी कि हर एक 5 में से एक नौजवान बेरोजगार था। सोचिए नेपाल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और नेताओं के बच्चे लग्जरियस कार्स और क्लॉथ्स पहन रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं। अब बताइए जनता इस पे क्या करेगी? एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्शन देखिन्छ। जब वहाँ की जनता ने देखा कि हमारे ही पैसों से इनके बच्चे काफी ज्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे, तब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे #NepoKids, #NepoBaby ट्रेंड होना शुरू हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले नेपाल मोनार्की देश था, लेकिन 2018 में मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी को लाया गया। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। और इन 17 साल में 13 बार सरकार को बदला गया है। वहीं पुराने नेता केपी शर्मा, शेर बहादुर, पुष्पा कमाल, यानी कि ये तीनों जो लोग थे यही बार बार कुर्सी को रोटेट कर रहे थे और इन तीनों पे करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ था। और जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो नेपाल की इकोनॉमी पे भी एक बड़ा असर आया, क्योंकि जो लोग नेपाल घूमने जाया करते थे वो लोग भी अब नहीं जा रहे, क्योंकि नेपाल काफी ज्यादा सुंदर जगह है और वहाँ पे काफी ज्यादा लोग जाया करते थे घूमने के लिए। अब वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। लाखों नेपाली लोग जो दूसरे देश में गए थे काम करने
करने के लिए अब वो लोग भी अपने घर से पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसे एप्लीकेशन से संपर्क कर रहे थे। लेकिन जब ये एप्लीकेशन ही बंद हो गया है तो अब वो संपर्क भी कैसे कर पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि पहले तो तुम्हारे देश में एक तो बेरोजगारी है, दूसरा करप्शन है, और इतना सारा कुछ होने के बाद अपना देश छोड़कर मान लो दूसरा देश में कोई जा रहा है काम करने के लिए, और फिर तुम सोशल मीडिया ही बंद कर दे रहे हो। भाई मतलब वहाँ के लोग कैसे बात करेंगे अपने परिवार से, बताओ तुम। अब इतना सारा कुछ हो रहा है तो जनता तो प्रोटेस्ट करेगी ही, क्योंकि सर से अब पानी ऊपर जा रहा था। अब इसीलिए सर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा पहले पीसफुल चल रहा था, लेकिन सरकार की गलती की वजह से ये सारा कुछ बदल के रह गया। सरकार ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि तुम ओपन बुलेट्स फायर करने लग जाओ, और जब ओपन बुलेट्स फायर हो रहा था तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि लोग और भी ज्यादा भड़क गए। लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि पार्लियामेंट मिनिस्टर के घर तक को जला दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को रोड पर घसीट कर मारा गया है, और सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया कि 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा को रिजाइन करना पड़ा। अभी भी नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब सरकार अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म को इग्नोर करती है तब जनता क्या कुछ कर सकती है, ये सरकार को अब मालूम चलेगा। नेपाल की कहानी दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स के लिए एक वार्निंग है कि जनता को इतना भी ज्यादा इग्नोर मत करो कि उनका गुस्सा एक वायलेंस में बदल जाए। वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से मोनार्की लाने के लिए, लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन यही है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, ये जेनजी लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।